अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो नावल लेकर आई हूँ इसका नाम है रपुंज़ल और ये इस नावल की दूसरी किस्त है। बेगम साहिबा कहाँ हैं? इसने मुलाजमा को देखते ही पहला सवाल ये किया था। इसके हाथ में 3 साला ईमान बिलक रही थी, जिसे चुप करवाने की कोशिश में वो हलकान हुई जा रही थी। बच्ची को बुखार हुआ था, जिसकी बिना पर वो काफ़ी चिड़चिड़ी हुई थी। बाप को देखते ही वो हुमक कर इसके पास लपकने लगी, लेकिन समी साहब ने अपनी बच्ची की तरफ देखा तक नहीं था, ना ही इसके मुतल्लिक पूछा था, बल्कि अपनी बेगम के मुतल्लिक पूछा था। वो सो रही हैं जी, वो इतना ही कह सकी। सो रही हैं? इस वक्त उनकी तबीयत तो ठीक है? इसके चेहरे पर परेशानी बढ़ गई। पता नहीं जी, जवाब एक बार फिर मुख्तसर ही आया था। क्या मतलब पता नहीं? तुम लोगों को इस घर में रखा क्यों है? बेगम साहिबा की खिदमत के लिए। तुम लोग अगर अपना काम ठीक से नहीं कर सकते तो अपना अपना हिसाब करो और चले जाओ यहाँ से। वो खुर्रा कर बोला था। फिर इसकी गोद में दुबकी अपनी बच्ची को देखे बिना वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। इसकी आवाज़ बुलंद सुनकर अम्मा रज़िया भी किचन से निकल आईं। वो ईमान के लिए फीडर बनाने 5 मिनट पहले ही किचन में गई थी। क्या हुआ? किस बात पर गुस्सा आ गया समी को? उन्होंने आते ही पूछा। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा जी, साहब तो हर वक्त गुस्से में ही रहते हैं। वो बेचारी नई नई काम पर आना शुरू हुई थी, इसीलिए ज़रा डर गई थी। अम्मा रज़िया ने इसके हाथ से ईमान को पकड़ा और काउच पे बैठ गई। तुम दिल बुरा मत करो, समय गुस्से का तेज़ नहीं है, बस बीवी की वजह से घबराया रहता है, वरना तो दिल का बड़ा अच्छा बच्चा है। उन्होंने ईमान के मुंह में फीडर देते हुए उसे तसल्ली दी। उन्होंने ही तो अपनी मदद के लिए इसे मुलाजिम रखा था। ईमान की सारी जिम्मेदारी उन पर आ गई थी और अब वो इतनी तवाना नहीं रही थी कि सारा घर भी देखती और छोटी सी बच्ची को भी पालती। रानी उन्हें अच्छी लगी थी, फुर्तीली सी लड़की थी, भाग भाग कर सारे काम निपटा देती और ईमान को भी अच्छे से संभाल लेती। वो खुद भी कुछ अरसे पहले ही इसके साथ रहने के लिए आई थी, बल्कि समी ने बसत इसरार अपने पास बुलाया था। समी साहब बीवी जी से बहुत डरते हैं क्या? रानी ने अम्मा रज़िया के करीब ज़मीन पर बैठते हुए पूछा था। साथ ही उनकी शक्ल भी देखी कि इस सवाल पर बुरा ही न मान जाए। साहब के रिश्तेदारों में से थी, लेकिन पूछे बिना रहा भी नहीं जा रहा था। वो जिस दिन से आई थी इस दिन से देख रही थी कि साहब बच्ची को तो दिखता भी नहीं, लेकिन बेगम साहिबा पर जान छिड़कता है। ऑफिस जाते ऑफिस आते बस इसी के मुतालिक पूछता है, उसी का दम भरता है। अरे नहीं भाई, डरता वरता क्या होगा, बस मोहब्बत की शादी है। दोनों साथ पढ़ते थे, हो गई मोहब्बत वोहब्बत, नौबत शादी तक आ पहुंची। शहरीन के बाप ने रिश्ता देने से पहले पहल तो इनकार कर दिया, तो समी साहब मरने मारने तक आ गए। यही हाल शहरीन का भी हुआ, नींद की गोलियां खाकर अस्पताल पहुंच गईं। इसीलिए माँ बाप ने यही बेहतर समझा कि दोनों लाइलाज हो चुके हैं और इनका इलाज एक ही है कि एक दूसरे के पास रहें, तो फिर इनकी शादी तय कर दी। अम्मा घुटना हिलाते हुए उसे तफसील बता रही थी। इन्हें बात करने का खौफ था और बातें करते हुए वो अक्सर ये भी भूल जाया करती थी कि आया क्या बात मुलाजमीन से करनी है और क्या नहीं करनी। दरअसल समी के अब्बा की दूर परे की रिश्तेदार थी, शादी हुई नहीं थी, इसलिए तेरे मेरे दर पर पड़ी रहती। समी के अब्बा खुदा तरसी में उसे अपने घर ले आए कि अल्लाह की दी हुई बड़ी बरकत थी रिस्क की फरावानी, और फिर घर के कामों में अहलिया की मदद भी हो जाया करेगी। रज़िया बीवी तब से इनके बच्चों की अम्मा रज़िया बन गई। समी शादी के बाद कराची आ गया तो यहाँ ही रह रहा था। इसने उन्हें चंद महीने पहले ही फैसलाबाद से बुलवा लिया था। अम्मा, मोहब्बत की शादी का मतलब ये तो नहीं ना कि अपनी बच्ची की परवाह भी ना करें वो? मैंने कभी साहब को ईमान को गोद में उठाते नहीं देखा। अभी भी जब से आए हैं ईमान इतना रो रही थी, लेकिन उन्होंने ये तक नहीं पूछा कि बच्ची क्यों रो रही है, बल्कि यही पूछा कि बेगम साहिबा कहाँ हैं। रानी ने नाक चढ़ाकर कहा। अम्मा ने उसे घूर कर देखा। वो बहरहाल मुलाजमा थी। अच्छा चलो उठो, अब ज़रा किचन में झांको, हर वक्त बातें ना बघाड़ती रहा करो। उन्होंने उसे वहाँ से उठाया था, लेकिन इसके सवाल ने उन्हें भी बेचैन कर दिया। वो भी महसूस करती थी कि समी बीवी के लिए कुछ ज़्यादा ही उतावला हो गया था, हर वक्त इसके पीछे लगा रहता। उसके ऐसे नाच उठाता जैसे कोई 3 साल की बच्ची है, और अपनी बच्ची जो 3 साल की होने को आई थी इसकी कोई परवाह ही नहीं। उन्होंने सोचा था कि वो समी से बात ज़रूर करेंगी। कहाँ मसरूफ़ थी? मैं कब से मैसेज कर रहा था और इंतज़ार कर रहा था। ज़रीन ने सेलफ़ोन उठाकर हाथ में पकड़ते ही देखा था, मुस्कुराहट इसके होठों पे बिखर गई। पकौड़े बना रही थी, खाओगे? उसने भी लिख कर भेज दिया। वो वाकई किचन से पकौड़े बनाकर ही निकली थी। पुदीने की चटनी और साथ चाय भी थी। गर्मी इस कदर थी कि इसकी शहाबी रंगत मज़ीद दहकने लगी। अम्मी और नैना एक तवील बहस के बाद अब शीरो शक्कर हुई पकौड़े खाने और चाय पीने में मसरूफ़ थीं। टीवी पर किसी रियलिटी शो का रिपीट टेलीकास्ट चल रहा था। इन दोनों की तवज्जो टीवी की जानिब थी। ज़री इत्मीनान से चाय का कप हाथ में पकड़े सेलफोन में गुम हो गई थी। मैं नहीं खाता ऐसी चीज़ें, अपनी बॉडी से इश्क है मुझे, मैं नहीं चाहता कि जब तुम मुझे देखो तो मैं मोटा हो चुका हूँ। दूसरी जानिब से जवाब आया। हा हा, ज़री ने सिर्फ इतना ही लिख कर भेजा था, वो अक्सर ही ऐसी बातें करता था।
تم تو کہتے تھے میں جم جاتا ہوں، جم جانے والے موٹے نہیں ہوتے۔ اس نے دوسرا ٹیکسٹ کیا۔ ہاں وہ تو میں جاتا ہوں اور ڈائٹ کنٹرول میں بھی رکھتا ہوں، مجھے کھانے پینے سے ذرا کم رغبت ہے۔ جواب آ گیا تھا۔ اچھی بات ہے، اس نے لکھ بھیجا۔ اچھا میری چھوڑو، اپنی بتاؤ، کیا آج سارا دن؟ مجھے مس کیا؟ اس بار ٹیکسٹ کے ساتھ افسردہ شکل والا ایموجی بھی آیا تھا۔ میں کیوں کروں گی مس؟ مجھے اور کوئی کام نہیں ہے کیا؟ اس نے میسج کے ساتھ چڑھانے والا ایموشن بھیج دیا۔ مسکراہٹ اس کے چہرے پر بکھر گئی۔ نہیں، مجھے مس کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے تمہارے لیے۔ دوسری طرف وہ بھی کافی فراغت سے کام نمٹا کے بیٹھا ہوا تھا کہ سیکنڈ کی 1000ویں حصے میں جواب آ بھی جاتا تھا۔ کیوں بھائی ضروری کیوں؟ اس نے اپنی مسکراہٹ کو بدقت ہونٹوں کے کناروں سے سمیٹ کر قابو میں رکھتے ہوئے لکھ بھیجا۔ اس لیے کہ میں تمہارا سونا ہوں۔ جواب بھی فوراً آیا۔ مسکراہٹ زری کے چہرے پر بکھر سی گئی۔ اسے اس جواب سے گدگدی سی ہوئی اور اس لمحے نینا نے اسے دیکھا تھا۔ ناگواری کی ایک لہر اس کے اندر دوڑ گئی جسے اس نے چھپانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ یہ کیا تم پاگلوں کی طرح خود بخود مسکرا رہی ہو؟ وہ اسے ٹوک رہی تھی۔ زری نے فوراً اپنے تاثرات کو قابو میں کیا اور اسے دیکھا۔ کوئی نہیں، میں تو ٹی وی دیکھ رہی ہوں، وہ منہ بنا کے بولی۔ ٹی وی تمہاری گود میں نہیں ہے، سامنے پڑا ہے، نینا نے عام سے انداز میں کہا تھا، لیکن اس کے دیکھنے کا انداز ایسا تھا کہ زری محتاط سی ہو گئی اور اسے برا بھی لگا۔ نینا ویسے تو ہو تم بہت تیز، ایک تو میں تمہارے کہنے پر اتنی گرمی میں پکوڑے بنا کر آئی ہوں اور اوپر سے تم مجھے ہی باتیں سنا رہی ہو، یہ نہیں کہ شکریہ ہی بول دو، وہ ناک چڑھا کے بولی۔ بڑی مہربانی بہن جی، یہ 4 پکوڑے بنانے اور پھر تانا دینے کے لیے، لیکن تم بھی کھا لو ورنہ امی سارے کھا جائیں گے، وہ شرارتی انداز میں بولی۔ اس وقت وہ بالکل فریش موڈ میں تھی، لگتا ہی نہیں تھا کہ کچھ دیر پہلے امی کا دل دکھا کر ان سے بحث کر کے ہٹی ہے۔ مجھے نہیں کھانے، میں موٹی ہو جاؤں گی، اس نے انکار کیا۔ نینا نے پھر اسے گھورا۔ امی آپ کو نہیں لگتا یہ زری کچھ عجیب سی ہوتی جا رہی ہے؟ موٹی ہو جاؤں گی، میری اسکن خراب ہو جائے گی، ناخن ٹوٹ جائیں گے، ہاتھ پہ نشان پڑ جائے گا، بال رف ہو جائیں گے، وہ اس کی نقل اتار رہی تھی۔ امی نے محبت پاش نظروں سے اپنی بڑی بیٹی کو دیکھا۔ اس میں اور نینا میں 2 سال کا فرق تھا۔ اچھی بات ہے نا، اپنا خیال رکھتی ہے، تم بھی اپنا خیال رکھا کرو، اس کے بال اور اسکن تو دیکھو اور اپنے بال اور اسکن دیکھو، امی نے اسے احساس دلایا۔ مجھے اور بھی ضروری کام ہے زندگی میں اگر اسکن اور بالوں کے چکر میں پڑ گئی نا تو پھر وہ کام کون کرے گا؟ اس نے ہمیشہ والا رٹا رٹایا جواب دیا تھا۔ امی نے مزید ٹوکنا مناسب نہیں سمجھا کہ ابھی تو بیٹی صاحبہ کا مزاج ٹھیک ہوا تھا۔ زری نے شکر کا سانس لیا اور اس وجہ سے وہاں سے توجہ اس کی ہٹ گئی۔ مرد الجبرا کے سوال کی طرح ہیں، جس طرح الجبرا کے سوال میں فارمولا سمجھ میں آ جائے تو سوال حل کرنا آسان ہو جاتا ہے، اسی طرح شوہر کی رمز بھی سمجھ میں آ جائے تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ یہ وہ سبق تھا جو اس روز صوفیہ نے سیکھا، لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی۔ اسے کاشف نثار سے شدید محبت ہو چکی تھی اور یہ بات بالکل فطری تھی۔ وہ ایک عام سی گھر میں رہنے والی اچھے رشتے کے لیے بہائی جانے والی بہنوں اور ماں کے بتائے اصولوں پر عمل کرنے والی لڑکی تھی۔ کاشف نثار اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد تھا، اور مرد بھی ایسا کہ جس کی وجاہت کا دم دنیا بھرتی تھی۔ وہ نسبت طے ہونے سے پہلے اس کی تصویر کی پہلی جھلک میں ہی اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی۔ دن بھر آتے جاتے کنکھیوں سے شوکیس میں سجی اس کی تصویر کو دیکھتے اور رات کو اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب دیکھتے تھے۔ وہ کب اس کے لیے زندگی سے بھی زیادہ ضروری ہو گیا اسے پتہ ہی نہ چلا۔ اگرچہ اسے اپنی محبت پر فخر تھا اور کاشف بھی شوہر تو اچھا تھا، لیکن بس اس کی چند عادات تھیں جس سے وہ خار کھاتی تھی، لیکن افسوسناک بات ہے کہ وہ ان عادات کو بدل نہیں سکتی تھی۔ کاشف کو اپنی ذات کے معاملے میں بلا وجہ کی مداخلت پسند نہیں تھی۔ انہی دنوں اسے پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ خبر بہت خوش آئند ثابت ہوئی۔ بی بی جان تو خوش تھی ہی، صوفیہ کا بھی دھیان بڑھ گیا۔ ان دنوں کاشف اپنی نئی دکان کی نئی برانچ کھولنے کی تیاریوں میں تھا۔ اس نے اوپن مارکیٹ میں انویسٹمنٹ بھی کی ہوئی تھی اور کسی کمپنی کے شیئرز بھی خرید رکھے تھے۔ اس کا کاروباری حلقہ کافی وسیع ہو رہا تھا۔ وہ کافی ملنسار اور مہمان نواز انسان تھا۔ گھر میں دعوتوں کا اہتمام کرنا اور دوستوں کی دعوت پر خوش دلی سے لبیک کہنا اس کی سرشت میں تھا۔ وہ اکثر صوفیہ کو بھی اپنے ساتھ ہمراہ کر لیتا تھا۔ حاملہ ہونے کے باوجود وہ اس کے ساتھ نہیں جا پاتی تھی۔ بی بی جان کی نصیحت تھی کہ وہ اس حالت میں زیادہ وقت گھر میں گزارے تو اچھا ہے۔ کاشف پارٹی سے واپسی پر اسے وہاں کی باتیں کم اور حبیبہ کی تعریفیں زیادہ سناتا۔ انہی دنوں وہ ایک پارٹی سے واپس آیا تو صوفیہ پھٹ پڑی۔ حبیبہ حبیبہ حبیبہ، میں تھک گئی ہوں حبیبہ کا پہاڑا سن کر۔ آپ کو اس عورت کی تعریف کرنے کے علاوہ کوئی اور کام ہے نہیں کیا؟ وہ ہے ہی تعریف کے قابل۔ ہفتے کے 7 دن وہ 9 پارٹیز اٹینڈ کرتی ہے اور ایک نئے روپ میں سامنے آتی ہے۔ اس کی ڈریسنگ، اس کا میک اپ، اس کی سوشلائزنگ مجھے متاثر کرتے ہیں، تو کیوں نہ کروں میں اس کی تعریف؟ کاشف نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ وہ پہلے بھی اس موضوع پر صوفیہ کی برہمی محسوس کر چکا تھا، لیکن وہ اسے خاطر میں لانے کو تیار نہیں تھا۔ اتنی اچھی لگتی تھی تو شادی کیوں نہیں کر لی اس سے؟ صوفیہ نے آنسو بہاتے ہوئے کہا۔ شاید کر بھی لوں،
काशिफ के चेहरे पर अभी भी मुस्कुराहट कम नहीं हुई थी। वो मर्दों की इस किस्म से ताल्लुक़ रखता था जो औरत को अपनी मोहब्बत में आंसू बहाता देखकर खुशी महसूस करते हैं। कब? सोफिया बीबी जान की सारी नसीहतों को भूल चुकी थी। काशिफ के एतराफ़ ने उसे जलाकर राख कर दिया। तुम्हें किस बात की जल्दी है? सुबह तो होने दो। वो अभी भी मजाक के मूड में था। सोफिया का पारा हाई होने लगा। मुझे साफ साफ बता दे काशिफ, वो आपकी क्या लगती है? वो हुर्रा कर बोली थी। आंखें अभी भी नम थी। काशिफ ने इसके अंदाज को नापसंदीदगी से देखा। औरत का ऊंचा लहजा मर्द को कभी पसंद नहीं आता। ये तो औरत होती है जो मर्द के ऊंचे लहजे को इसकी दीवानगी समझकर बर्दाश्त कर लेती है। महबूबा है वो मेरी, सुन लिया तुमने? मोहब्बत करता हूँ मैं उससे। वो भी गुस्से में बोला। तो फिर उसी से शादी करते, मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की? वो अब अपने आंसू और खफगी दोनों नहीं छुपा पाई थी। तुम उसे ज़िंदगी बर्बाद करना कहती हो? अरे ज़िंदगी बना दी मैंने तुम्हारी, वरना तुम वहीं अपने छोटे से घर में अपने 14 बहन भाइयों और भाभीयों के साथ बड़ी सड़ रही होती। जिस तरह का खाना रोज़ाना तुम मेरे घर खाती हो, इस तरह के खाने तुम लोगों के यहाँ सिर्फ ईदों पे बनते हैं। तुम्हें जिस तरह के लिबास और दूसरी अशिया मैं दिलवाता हूँ, ऐसी अशिया तुम लोगों को तब नजर आती हैं जब तुम लोगों के रिश्तेदार दुबई सऊदीया से आते हैं। इसे ज़िंदगी बर्बाद करना कहती हो तुम? वो कम ज़र्फ़ आदमियों की तरह अपने एहसासात गिनवा रहा था और एहसानात गिनवा रहा था। सोफिया इसके बदलते हुए अंदाज देख रही थी और रो रही थी। महबूबा है वो मेरी, मोहब्बत करता हूँ उससे। इसके कानों में तो बस शौहर का एतराफ़ गूंज रहा था। आप इतना ही बेजार हैं मुझसे तो छोड़ दें मुझे, भेज दें मुझे मेरे माँ बाप के घर, जहाँ मैं 14 लोगों के साथ रहूँगी, लेकिन इज़्ज़त के साथ रहूँगी, जहाँ मुझे ये एहसास तंग नहीं करेगा कि मेरा शौहर एक आवारा आदमी है जो गैर औरतों के साथ गुल छड़े और आता फिरता है। वो चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी। सोफिया, आवाज़ नीचे रखो, बीबी जान सो रही हैं। मैं तुमसे आराम से बात कर रहा हूँ और तुम होकर बेकाबू होती जा रही हो। इतना शौक है अगर अम्मा के घर जाने का तो मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं, तुम जा सकती हो, दरवाज़ा तुम्हारे सामने है। उसने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा। सोफिया की आंखें इसके अंदाज पर फैल सी गईं। ये वही काशिफ था जो शादी के शुरू के दिनों में इसका दम भरता नहीं थकता था। उसने अपना दुपट्टा उठाया और दरवाज़ा खुलकर बाहर निकल गई। आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ये ज़िंदगी का एक अजीब सा रुख था जो उससे एहसास दिला रहा था कि जब माएँ बेटियों को देख देख कर इनके अच्छे नसीब की दुआएं मांगती हैं तो क्यों मांगती हैं। उसे समझ में आ रहा था कि अच्छे नसीब बड़े घर का नाम नहीं है, ज़र्क बर्क कपड़े लत्ते पहनने का या पेट भर खाने की लज्जत का नाम नहीं है, नहीं आरामदेह ज़िंदगी का। ये नसीब इस रवैये का नाम है जिसके तहत माँ बाप अपने जिगर के टुकड़े पालते हैं और फिर सिर्फ ये दुआ करते हैं कि जैसा हमने मोहब्बत से उसे पाला, या अल्लाह इन्हें आइंदा ज़िंदगी में भी यही मोहब्बत अता करना। तो आंसू बहाती सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आ गई थी। बीबी जान के कमरे की लाइट बंद थी। वो इस वक्त इनके कमरे में भी नहीं जा सकती थी, इसीलिए चुपचाप वहीं सोफे पे लेट गई। रोते रहने से आंखें सुर्ख हो चुकी थीं और सर में भी दर्द होने लगा था। उसे सुबह का इंतज़ार था जब बीबी जान उठती और इसके दर्द का मदावा करती। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी सोफिया, बीबी जान ने तासुफ भरे अंदाज में उसे देखते हुए कहा। काशिफ भी इनके कमरे में मौजूद थे। बीबी जान, ये कहते हैं हबीबा से मोहब्बत है इन्हें, तो फिर बताएं मेरी क्या हैसियत है? वो एक दफ़ा फिर बिल्की। लाहौल वाला, बीबी जान देख रही हैं कैसे वाहियात इल्ज़ाम लगा रही है मुझ पर? काशिफ तड़प कर बोला था। बीबी जान, इन्होंने खुद मेरे सामने एतराफ़ किया था। वो काशिफ के अंदाज पर हैरान रह गई। अब किस कदर मौतिब बना बैठा था। बीबी जान ये हर बात में मुझ पे शक करती है। क्या, क्यों, कैसे, कौन और किस लिए? इसकी पेशानी पर तेवरियाँ नहीं पड़ती बल्कि सवाल और सवालिया निशान पड़ते हैं। मैं क्या इतना घटिया आदमी हूँ कि अपने दोस्त की बीवी पर बुरी नज़र रखूँगा? और ये तो मुझे किसी भी औरत के साथ बात करता देखती है तो ऐसे मुँह बना लेती है जैसे मैंने इसे गोद में बिठा लिया है। क्या मैं इतना ही गया गुजरा हूँ कि हर औरत को देख कर राल टपकाने लगूँगा? वो तो नक्कर बोला और इसके हर जुमले के साथ बीबी जान अफसोस से सर हिलाते सोफिया को देखती थी। सोफिया बिल्कुल चुप बैठी थी। मेरी ज़िंदगी अजीरन कर दी है इसने। आप बताएं कि मैं चूड़ियाँ पहन के घर बैठ जाऊँ, बुर्का पहन कर लोगों की नज़रों से रूपोश हो जाऊँ, या कोई बहन जैसी कज़न, भाभी जैसी दोस्त की अहलिया मुझसे मुखातिब हो तो मुँह सी के बैठ जाऊँ कि मैं बात नहीं करूँगा आपसे? मेरी ज़ौजा मोहतरमा बुरा मानती हैं। वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देता सारे इल्ज़ाम इसके सर डालता जा रहा था। मैं कारोबारी आदमी हूँ। कारोबार के 100 इसरार और रमूज़ होते हैं, 100 झूठ बोलने वाले होते हैं और 100 सच बोलने वाले होते हैं। मजीद मेरा क्लाइंट है, लाखों का बिजनेस देता है मुझे, तो अगर ज़रूरत के तहत मैं इसकी बीवी को ख़रीदारी के लिए ले गया या उसके खाने और कपड़ों की तारीफ़ कर दी तो क्या फ़र्क पड़ गया? ज़रूरत बहामी में न जाने क्या क्या करते हैं लोग, और मैं तो सिर्फ तारीफ़ ही करता हूँ। काशिफ अब इसी जानिब देखते हुए बोला था। सोफिया इसकी रिटाई पर दिल ही दिल में जलकर खाक हो रही थी। तुम यहाँ से जाओ काशिफ। बीबी जान ने इसकी बात ख़त्म होने पर उसे वहाँ से जाने का इशारा किया। बेटी, मैंने तुम्हें उस दिन क्या समझाया था? लगता है तुम्हें मेरी कोई बात समझ में नहीं आई। बीबी जान उसे बेटी कहती थी और अपने बेटे को इस बेटी का ख्याल रखने को भी नहीं कहती थी। सोफिया को इस लम्हे वो बहुत दोहरी लगी। मेरी बच्ची, मैं ये नहीं कहती कि तुम गलत कह रही हो या काशिफ के रवैये ने तुम्हारा दिल नहीं दुखाया होगा, लेकिन बेटी, मर्द ना जाने क्या क्या करते हैं। मेरा बदबख्त बेटा तो सिर्फ ज़बानी कलामी तारीफ़ें ही करता है ना। मेरी जान, समझने की कोशिश करो, ये इसके कारोबारी तकाज़े हैं। तुम क्यों जल जल कर अपना खून काला करती हो?
तुम अपनी सेहत देखो, हालत देखो और हुलिया देखो, बिखरे बाल, सूजी आँखें, सुबह से खाली पेट घुटनों में मुँह दिए बैठी थी। बेटी, जब बच्चा पेट में हो तो समझो माँ की जिम्मेदारी तब से शुरू हो जाती है। इसके हंसने, बोलने, रोने, गुनगुनाने और गड़गड़ाने तक का असर बच्चे पे पड़ता है। तुम बस आजकल अपना और बच्चे की सेहत का ख्याल रखो, बाकी हर मसले को जूते की नोक पे रखो, चाहे वो हबीबा हो या नसीबा। अब जाओ, नहाओ, कपड़े तब्दील करो और काशिफ को मेरे पास भेजो। उन्होंने बात ख़त्म करके उसे चले जाने को कहा। वो खामोशी से बोझल दिल के साथ अपने कमरे में वापस आ गई। मुझसे अब तक नाराज़ हो? रात को काशिफ ने इसके बालों में उंगलियां चलाते हुए नरमी से पूछा था। बीबी जान ने बेटे के भी अच्छे कान खींचे थे। तभी इसने ना सिर्फ सोफिया से माफ़ी मांगी थी, बल्कि अपने रवैये के अजाले के तौर पर उसे खाना खिलाने बाहर ले गया था और वापसी पर उससे सोने के बुंदे भी दिलवाए थे। वो इससे बार बार मोहब्बत का इजहार करता और उसकी तारीफ़ें करने में मगन था। सोफिया काफ़ी मुतमईन हो गई थी। रात वाली बातें उसे डरावना ख्वाब लग रही थी जो अब ख़त्म हो चुका था। वो बिस्तर पर इसके करीब बैठी थी। अब इसने इससे पूछा, नहीं काशिफ? अब नहीं हूँ, पहले नाराज़ थी। वो सादा से अंदाज में बोली थी। क्यों, अब नाराज़गी ख़त्म हो गई? वो चिढ़ाने वाले अंदाज में पूछ रहा था। मैं आपसे नाराज़ रह ही नहीं सकती काशिफ, मैं रात भर नहीं सो सकी। आपकी रात वाली बातें मेरे कानों में किसी भद्दे बेहंगम सास की तरह गूंजती रही थीं। आप प्लीज़ दोबारा मुझसे कभी ऐसी बात मत करना। वो इसके करीब होके बोली। काशिफ निसार ने इसके अंदाज पर निसार होते हुए इसे खुद से करीब किया था। सोफिया, एक बात याद रखो, मुझे शक करने वाली बीवी नहीं चाहिए। ये बात मुझे सबसे ज़्यादा बुरी लगती है कि इंसान के लाइफ पार्टनर को इस पर भरोसा ना हो। ये मियाँ बीवी के दरमियान एक सेहतमंद रिश्ते को पनपने नहीं देता। दूसरा, ये बात भी याद रखो कि आज के बाद हमारे बेडरूम से बातें बाहर नहीं जाएंगी। तुम अगर मेरी माँ से शिकायतें करोगी तो मैं भी तुम्हारी माँ से तुम्हारी शिकायतें करूँगा। एक कमरे से बात निकलेगी तो घर के बाहर भी पहुँच जाएगी। इससे ताल्लुकात मजबूत नहीं होंगे बल्कि मज़ीद ख़राब होंगे। मैं तुम्हारे साथ कटी फटी ज़िंदगी नहीं जीना चाहता। तुम मेरी बीवी हो, कुछ दिन बाद तुम मेरी औलाद की माँ कहलाओगी। मैं तुम्हें डिग्रेड करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। वो बहुत मोहब्बत से कह रहा था। सोफिया को बहुत सुकून मिला। और हबीबा, उसने इतला के पूछा। उसे भूल जाओ, वो ठंडी हवा का झोंका है, आता है, अपना एहसास दिलाता है और फिर चला जाता है। काशिफ ने नाक से मक्खी उड़ाते हुए कहा और सोफिया इसका चेहरा देखती रह गई। मैं कब से तुम्हारी राह तक रहा था? सलीम ने उसे देखते ही शिकवा कुना अंदाज में कहा। क्यों? वो अपने मखसूस लठमार का अंदाज में बोली। तुम्हारी याद आ रही थी। उसने काउंटर के ऊपर बने छोटे से दरवाजे को खोलकर उसे अंदर आने का इशारा किया। जितनी औकात है ना, इतनी ही बात किया करो। इससे ज़्यादा करोगे तो तबीयत और हालात दोनों बिगड़ जाएंगे। वो अंदर आते हुए बोली, फिर अपने हाथ में पकड़ी प्लेटों से थमा दी। ये लो, मेरी चहेती बहन ने बहुत मज़े के पकौड़े बनाए थे, तुम्हारे लिए लाई हूँ। सलीम तब तक प्लेट पर पड़ा रुमाल हटाकर पकौड़ा मुंह में रख चुका था। मेहरबानी मलका आलिया, आपने इतनी इनायत की कि गरीब को पकौड़े खिलाने के बारे में सोचा। वो व्हील चेयर को रिवर्स करके पीछे ले गया। 6 बजने वाले थे और लाइट जाने की कोई औकात नहीं थे। वो बाहर की जाने पड़ी हुई चीज़ें लाइट जाने से पहले अंदर उठा लिया करता था, लेकिन अब उसे देखकर वो पकौड़े खाने बैठ गया। नैना काउंटर पर पड़े जार और पैकेट चेक करने लगी। तुम चिली मिली नहीं लाए? उसे मतलूबा चीज़ नहीं मिली। सलीम ने नफ़ी में सर हिला दिया। किसी काम के नहीं हो तुम, और तुम्हारी ये फटीचर दुकान तो बिल्कुल किसी काम की नहीं। वो चढ़कर पीछे वाले काउंटर पर बैठ गई थी। नैना बेगम, ज़बान को लगाम दो। मैं अपनी शान में गुस्ताखी तो बर्दाश्त कर लेता हूँ, लेकिन अपनी दुकान के लिए कोई भी नामुनासिब लफ्ज़ मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। वो अपने पीछे पड़े पैकेट से कुछ निकाल कर इसकी जानिब उछाल कर बोला। नैना ने महारत से कैच किया था। वह चिली मिली का पैकेट था। इसने बिना शुक्रिया अदा किए पैकेट खोला और मुँह में जेली रखते हुए बोली, मेंढकी को ज़ुकाम तो सुना था, यहाँ केंचुए को भी छींकें आने लगी। खैर, खुदा खैर करे, ज़माना बिगड़ता जा रहा है। वो उसे कभी खातिर में नहीं लाती थी। तुम मुझे केंचुआ कह रही हो? वो पूछ रहा था, जबकि हालत कि वो जानता था वो उसे ही कह रही है। तुम्हें कोई शक है? वो चिली मिली उड़ाने में मशगूल थी। सलीम वो वाहिद इंसान था जिससे इसकी खूब जमती थी। शर्म तो नहीं आती अपने कज़न को केंचुआ कहते हुए? वो अफसोस से सर हिला के बोला। शर्म केंचुए को आई या तुम्हें? मुझे क्यों आई? ये तुम्हारा और उसका मामला है। अपने मामलात से मुझे दूर रखो। इसका पैकेट ख़त्म हो चुका था। आज तुम्हारे अब्बा घर नहीं थे क्या, जो तुम ज़बान के जौहर दिखाने के लिए मोहल्ले में निकल आई हो? सलीम ने ताक कर जुमला अदा किया। अब्बा के नाम पर इसने मुंह बनाया। सलीम बाबू, तोड़ दिया ना बच्ची का दिल अब्बा का नाम लेकर। क्या था जो हंस के 2 बोल दिल की बातें सुन लेते, मगर नहीं, तुम भी ज़माने के साथ मिलकर मेरा खून जला रहे हो। खून सफ़ेद हो गया है तुम्हारा भी। खाली रैपर का गोला बनाकर उससे पास पड़ी बास्केट में फेंकते हुए वो उठ खड़ी हुई बाहर निकलते निकलते रुकी। लाओ दो। वो कुछ मांग रही थी। सलीम मुस्कुराया, फिर व्हीलचेयर आगे करके काउंटर के दरवाजे से एक खाली पैकेट निकाला था जिस पर बड़ा बड़ा करके एक एड्रेस लिखा था। नैना ने पकड़कर उसे उलट पलट कर देखा। अहमद अली। इसने इस पर लिखा नाम पढ़ा, फिर सर हिला दिया। आज फिर यही नाम लिख दिया? तुम्हें सलीम अली लिखते हुए तकलीफ़ होती है? वो चिढ़कर पूछ रही थी। सलीम ने गहरे सांस भरे, फिर बेबसी से मुस्कुराया। मैं नहीं चाहता किसी को मेरे बारे में पता चले। क्यों? तुम थाने में मतलूब हो गया? नैना को जिरह की आदत थी।
لوگوں کے لیے ظاہری چمک دمک بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور میرے پاس کیا ہے اس ٹوٹی ٹانگ اور بیساکھی کے علاوہ؟ تعلیم بھی رود ہو کر انٹر، لوگ یقین نہیں کریں گے کہ ایک لولا لنگڑا انٹر پاس عام سی شکل و صورت والا کریانے کی دکان کا مالک شاعری بھی کر سکتا ہے، یا اس کی کہانیاں ڈائجسٹ میں چھپتی ہیں۔ وہ یاسیت بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ نینا کو دل ہی دل میں اس کے انداز پہ ترس آیا، مگر عادت سے مجبور تھی، اس لیے سر ہلا کے بولی، ہاں یہ تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، کون یقین کرے گا بھلا کہ ایک کیچوے جیسا انسان اتنی اچھی شاعری کر لیتا ہے اور اتنی اچھی کہانیاں لکھ سکتا ہے کہ اس کے نام کے ڈھیروں تعریفی خطوط بھی آتے ہیں، اسی لیے تو اپنا نام نہیں لکھتا، لوگوں کی بھپتیوں سے ڈر لگتا ہے۔ وہ سابقہ انداز میں بولا۔ سارے محلے اور گھر والوں کے سامنے ہم وقت ہنسنے والا سلیم نینا کے سامنے کبھی کبھی افسردہ ہو جایا کرتا تھا۔ نینا کے ساتھ اس کا عجیب رشتہ تھا، وہ اس کی کزن بھی تھی، سہیلی بھی اور رازدار بھی۔ کتنے عجیب انسان ہو تم، اور بیچارے بھی، بہت افسوس ہو تمہاری دکھی داستان سن کر۔ تم خودکشی کر لو پہلی فرصت میں، یہ دنیا اب تمہارے رہنے کے قابل نہیں رہی۔ یہ دکان مرنے سے پہلے میرے نام کر جانا، میں تمہاری ویل چیئر پہ بیٹھ کر ٹافیاں بیچا کروں گی، اور تمہاری تصویر بھی یادگار کے طور پر یہاں سامنے لٹکا دوں گی۔ وہ سر ہلاتی جا رہی تھی اور ساتھ ساتھ چلی ملی کے پیکٹ بھی اٹھا رہی تھی، ہاتھ اور زبان دونوں ایک پھرتی سے چل رہے تھے۔ مر جاؤ تم نینا، ٹھیک ہے، جذباتی بھی نہیں ہونے دیتی تم تو۔ وہ اس کی بات پر ہنس دیا تھا۔ ایک بات یاد رکھنا، نینا کو جذبات سے چڑ ہے، یہ بندہ کھا جاتے ہیں، مت دھیان دو لوگوں کی باتوں پر، اپنے اندر حوصلہ پیدا کرو کہ دنیا کا سامنا اس بیساکھی کے ساتھ کر سکو۔ تمہاری شاعری تمہارا ہنر ہے، تمہارا قلم تمہارا ہتھیار، اور یہ بیساکھی تمہاری سہیلی، انہیں اپنی طاقت بناؤ، اور سمجھو گے تو گنڈے لگو گے تو کسی نہ کسی طرح کسی بھی انسان سے پہلے یہ لکڑی کا ڈنڈا تمہاری مدد کو آ جائے گا۔ فخر کرو ان چیزوں پر سلیم بابو۔ وہ اب باہر نکل رہی تھی، سلیم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ کسی کو یقین نہیں آتا تھا کہ نینا بھی کسی کی مسکراہٹ کا موجب بن سکتی ہے۔ ارے ظالم، پورے 5 پیکٹ چلی ملی کے اٹھا لیے، 2 تو واپس کر دو۔ میں پیسوں کے خریدتا ہوں، مفت نہیں اٹھاتا، تمہارے ابا کی طرح رئیس نہیں ہوں میں، وہ ہنستے ہوئے بولا تھا۔ نینا منہ چڑھاتے اپنے گھر کی جانب چل دی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ سمی نے اسے آئس کریم پکڑاتے ہوئے سوال کیا۔ وہ مسکرائی تو صحیح، مگر چہرہ پھر بھی بجھا بجھا سا تھا۔ یہی سوچ رہی تھی کہ زندگی میں نہ جانے کون سی نیکی کی تھی کہ اللہ نے اتنا اچھا جیون ساتھی عطا کیا۔ وہ مسکرائی تھی۔ سمی بھی اس کے ساتھ بونٹ پہ بیٹھ گیا۔ غروب آفتاب کا وقت ہونے والا تھا۔ سورج اپنا سنہری بکھرا بکھرا ساز و سامان سمیٹنے میں مشغول تھا۔ ہوا میں ہلکی نمی محسوس ہوتی تھی۔ اس نے آفس میں ایک تھکا دینے والا دن گزارا تھا اور گھر آتے ہی کچھ دیر لیٹنے کا ارادہ تھا، لیکن شہرین کی فرمائش پر وہ اسے ساحل سمندر کی ہوا کھلانے لے آیا تھا۔ شہرین کو انکار کرنا اس کی عادت نہیں تھی، بلکہ وہ تو خواہش کرتا تھا کہ وہ کہیں جانے کی، باہر نکلنے کی فرمائش تو کرے، لیکن وہ حد درجہ گھر گھسنی ہو چکی تھی، اسے گھومنے پھرنے سے رغبت نہیں رہی تھی۔ یہ بات تو میں بھی اکثر سوچتا ہوں، وہ مسکرا کے بولا۔ کیا؟ شہرین نے اڑتی ہوئی لٹوں کو ایک ہاتھ سے قابو کرنے کی کوشش کی تھی، جو آئس کریم کھانے کی راہ میں سخت رکاوٹ بن رہی تھی۔ یہی کہ اللہ نے تمہیں کتنا اچھا جیون ساتھی عطا کیا ہے، نظریں اتارتی رہا کرو۔ ہمہ وقت اتارتی ہوں، اللہ کی ذات کا شکر ادا کرتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تمہیں ہمیشہ میرا رکھے۔ وہ تشکر کا بھرپور اظہار کر رہی تھی۔ آمین، اور تمہیں بھی صرف میرا رکھے، ہمیشہ آمین، اس نے کہنے کے ساتھ ساتھ آئس کریم کا لقمہ لیتے ہوئے شہرین کی طرف دیکھا، پھر اسے اشارہ کیا آمین کہنے میں میرا ساتھ دو، لیکن وہ چپ چاپ آئس کریم کھانے کی کوشش کرتی رہی تھی۔ باقی آئندہ اگر آپ کو یہ پارٹ پسند آیا ہے تو پلیز ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔